Basically, we were discussing software process, which is a collection of activities, action, and task. Activities are basically broad terms objectives, जैसे कि हमने कस्टमर से कम्युनिकेट करना है, रिक्वायरमेंट को लिस्ट डाउन करना है, रिक्वायरमेंट को प्रायोरिटाइज करना है, दैट इज मेन एक्टिविटी. एक्शन क्या होगा? उस जो मेन एक्टिविटी है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो हमने एक्टिविटी डिफाइन की है, उसको परफॉर्म करने के लिए हम क्या क्या एक्शन ले रहे हैं. अगर हमने रिक्वायरमेंट को प्रायोरिटाइज करना है तो उसके लिए हम क्या क्या एक्शन लेने पड़ेंगे. रिक्वायरमेंट प्रॉपर लिस्ट डाउन होनी चाहिए, उनकी नंबरिंग करेंगे, ऑर्डरिंग करेंगे. और टास्क क्या होगा? स्मॉल टास्क या कोई इस एक्शन के अंदर जो मल्टीपल स्मॉल टास्क होंगे, दैट आर बेसिकली यूज फॉर अ कंप्लीट एन एक्टिविटी. उस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए हम डिफरेंट टास्क और डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर रहे होंगे. प्रोसेस फ्रेमवर्क. जब हम फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं तो प्रोसेस फ्रेमवर्क इज एनकम्प्रेसेस अ सेट ऑफ फ्रेमवर्क एंड अम्ब्रेला एक्टिविटीज. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास दो टाइप की एक्टिविटीज होती हैं. फर्स्ट वन इज फ्रेमवर्क एक्टिविटीज एंड सेकंड इज अम्ब्रेला एक्टिविटीज. नाम से अगर कोई चीज समझ में आ रही हो तो अगर आप कोई डिफाइन कर सके कि फ्रेमवर्क और अम्ब्रेला एक्टिविटीज में क्या डिफरेंस होगा. क्या लग रहा है, फ्रेमवर्क और अम्ब्रेला एक्टिविटीज कौन सी होंगी? फ्रेमवर्क में एक बाउंड्री में रहते हुए सॉफ्टवेयर डेवलप हो. शायद फ्रेमवर्क जो हर फेज में हो रही हो, फ्रेमवर्क से एक स्पेसिफिक फेज का. एग्जैक्टली, फ्रेमवर्क एक्टिविटीज वो होंगी जो स्पेसिफिक टू द फेज हो, जो एक फेज के अंदर रहते हुए हम करें. लेट से अगर मैं बात कर रही हूँ रिक्वायरमेंट एनालिसिस की या रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ये हम तब कर रहे होंगे जब हम कस्टमर से कम्युनिकेट कर रहे होंगे. तो दैट इज अ फ्रेमवर्क एक्टिविटी. फर्दरमोर ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हो सकती हैं? अम्ब्रेला एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो किसी भी फेज पे डिपेंडेंट नहीं है, मतलब वो फेज वाइज इम्प्लीमेंट नहीं होगी, वो कभी भी हम यूज कर सकते हैं. इसकी एग्जांपल हमारे पास कौन कौन सी होगी अम्ब्रेला एक्टिविटीज की? लेट्स से रिस्क मैनेजमेंट या रिस्क एनालिसिस. रिस्क तो कभी भी आ सकता है, किसी भी फेज में आ सकता है. तो रिस्क एनालिसिस हम, चाहे हम सॉफ्टवेयर एनालिसिस कर रहे हो, डिजाइन कर रहे हो, कोडिंग कर रहे हो, हर फेज में हम रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं. क्वालिटी एश्योरेंस, स्टार्ट से लेकर एंड तक, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट गैदरिंग से लेकर एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस, हर फेज में हम क्वालिटी इंश्योर कर रहे होंगे. कम्युनिकेशन जब कस्टमर से कर रहे हो, क्वालिटी फोकस क्या होगा कि रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर सकें, रिक्वायर कर सकें. सेकंड फेज एनालिसिस. एनालिसिस फेज में हमारे पास क्वालिटी क्या होगी कि जो रिक्वायरमेंट कस्टमर ने दी है वो कंप्लीटली हम उसका जो एनालिसिस दें, वो एनालिसिस हमारे पास कंप्लीट और कंक्रीट होना चाहिए. डिजाइन फेज में क्वालिटी फोकस क्या होगा कि डिजाइन फेज हम जो चीजें डिजाइन कर रहे हैं दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू एनालिसिस फेज. इसी तरह हर फेज में हमारे पास हम क्वालिटी को अचीव कर सकते हैं. और क्या क्या चीजें हो सकती हैं अम्ब्रेला एक्टिविटीज के अंदर जो आ रही होंगी हमारे पास? रिस्क मैनेजमेंट हो गई, क्वालिटी एश्योरेंस हो गई हमारे पास, मेजरमेंट्स वगैरह, जो कॉस्टिंग वगैरह, बजटिंग वगैरह, ठीक है, डिफरेंट मेट्रिसेस वगैरह यूज करना क्वालिटी के टर्म्स में भी और रिस्क के टर्म में भी. ये सारी अम्ब्रेला एक्टिविटीज हैं विच आर नॉट डिपेंडेंट टू एनी स्पेसिफिक फेज. और फ्रेमवर्क एक्टिविटीज क्या होंगी? जो कि हमारे पास हर टाइप के प्रोजेक्ट के लिए एप्लीकेबल होंगी. कुछ भी प्रोजेक्ट हो, साइज हो हमारे प्रोजेक्ट का, जो भी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल हो, लेकिन फ्रेमवर्क एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज होंगी जो किसी भी प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट हो सकती हैं. और कोई ना कोई एक फेज होगा. लेट्स से प्लानिंग. प्लानिंग हम कब करेंगे? जब हम प्लानिंग के फेज में होंगे. ठीक है, और क्या चीजें हो सकती है? एनालिसिस. एनालिसिस जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम डिजाइन फेज में एनालिसिस नहीं कर रहे होंगे. ठीक है, सो फ्रेमवर्क एक्टिविटीज वो हैं जो स्पेसिफिक टू एनी फेज है, उस फेज के अंदर ही होंगी, उस फेज के बाहर आप नहीं कर सकते.
कोडिंग आप कब करेंगे? जब आप डेवलपमेंट फेज पे होंगे, तभी कोड कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि मेंटेनेंस में आप दोबारा जाके जो है वो कोडिंग कर रहे हो या एनालिसिस कर रहे हो या प्लान कर रहे हो। तो जो हमारे पास फ्रेमवर्क एक्टिविटीज है, फ्रेमवर्क एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज हैं? ये वो एक्टिविटीज हैं जो स्पेसिफिक टू द फेस होंगी। ठीक है, फ्रेमवर्क एक्टिविटीज आर जेनेरिक प्रोसेस फ्रेमवर्क फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एनकम्प्रेसेस 5 एक्टिविटीज। 5 फ्रेमवर्क एक्टिविटीज हैं। फर्स्ट वन इज कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे? कस्टमर से कम्युनिकेशन करेंगे। वंस यू हैव कंप्लीट द कम्युनिकेशन, द नेक्स्ट फेज वुड बी प्लानिंग। जो कम्युनिकेट किया है, जो रिक्वायरमेंट्स आपने ली हैं, जो पॉइंट्स आपके कस्टमर ने आपको लिस्ट डाउन करें, उन्हीं की बेसिस पे अब आप प्लान कर रहे होंगे कि क्या क्या मॉड्यूल्स होंगे, कब स्टार्ट होगा, कौन करेगा, ये सारी चीजें प्लानिंग होंगी। वंस प्लानिंग इज कंप्लीट, द नेक्स्ट फेज वुड बी मॉडलिंग। मॉडलिंग के अंदर एनालिसिस और डिजाइन दोनों चीजें आ रही होंगी। जो प्लान किया है उसको देखकर आप एनालिसिस करें। ठीक है, प्लान बना लिया, आप एनालिसिस करें, ठीक है, क्या क्या क्लास डायग्राम्स होंगी, क्या क्या बनेगा, किस तरीके से होगा, और फिर उसके बाद वो सारी चीजें आप डिजाइन फेज में जाके इम्प्लीमेंट कर देंगे। आपकी डेटाबेस डिजाइन होगा डिजाइन फेज। कंस्ट्रक्शन, एक्चुअल कोड। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्लासेस बनाएंगे, जो भी कनेक्शन होगा, रिलेशनशिप, मेथड्स वगैरह, ये सब कंस्ट्रक्शन फेज में होगा। वंस कंस्ट्रक्शन हो गया, फिर आप उसको डिप्लॉय कर देंगे। डिप्लॉय करने का मतलब ये कि आप इंटीग्रेटेड, जो पूरा आपके पास डिफरेंट प्रोग्राम्स आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए थे, उन सारे प्रोग्राम को इंटीग्रेट करके एक पूरा वर्किंग प्रोडक्ट मॉडल होगा। तो जो लास्ट डिलीवरेबल होगा, विच वुड बी कलेक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम, जिसको हम एक सॉफ्टवेयर कह रहे हैं, उसको हम डिप्लॉय कर देंगे कस्टमर साइड पे। नाउ इट्स रेडी टू run. These activities can be used during the development of small, simple programs, the creation of large web application, and for the engineering of large, complex computer-based system. यही सारी activities, चाहे हमें कोई small software program बनाना हो, कोई large web application बनानी हो, या कोई भी complicated computer system design करना हो, उन सब के लिए आप यही 5 phases या activities perform कर रहे होंगे। The details of the software process will be quite different in each case. Details different हो सकती हैं, but activities यही रहेंगी। जो framework activities हैं ये same रहेंगी, but हर activity में, हर project to project, जैसे project complex होता चला जाएगा, जो activities हैं या जो process हैं वो change हो रहे होंगे, but जो main हमारे पास activities हैं वो यही रहेगी। अम्ब्रेला एक्टिविटीज में क्या क्या चीजें आएंगी आपके पास? सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल। स्टार्ट से ही आप प्रोजेक्ट को ट्रैक कर रहे होंगे, कंट्रोल कर रहे होंगे कि जो हमने एग्जिस्टिंग प्लान बनाया है वो डेविएट नहीं होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क कभी भी आ सकता है, जब आप कस्टमर से कम्युनिकेट कर रहे हैं उससे रिलेटेड भी रिस्क होंगे। एनालिसिस फेजेस में भी हमारे पास रिस्क होंगे। क्वालिटी एश्योरेंस में भी हमारे पास रिस्क होंगे। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस क्या होगी? हर फेज में रहते हुए हमने क्वालिटी को एश्योर करना है। टेक्निकल रिव्यूज, रिव्यूज क्या होते हैं क्लास? कभी सुना है कि रिव्यूज का वर्ड? क्या चीज होगी टेक्निकल रिव्यूज? अच्छा, इसकी मैं थोड़ी डिटेल में जरा जाके आपको एक्सप्लेन करूं। ये एक मिथ है। मिथ क्या है? अजम्पशन कि ऐसा होगा, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। तो एक सॉफ्टवेयर की मिथ ये है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, कि जब तक हम कोड राइट डाउन नहीं कर लेते, हम सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को अश्योर नहीं कर सकते। जब तक कोड नहीं होगा हम टेस्टिंग नहीं कर सकते, जाहिर है, और जब टेस्टिंग नहीं होगी तो हम क्वालिटी भी अश्योर नहीं कर सकते। सो इसका आंसर ये है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज अ पोर्शन ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी। Software testing is not software quality. Software testing is the part of software quality. सॉफ्टवेयर क्वालिटी के अंदर एक सब पार्ट है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। वो हम तब करेंगे जब सॉफ्टवेयर का कोड होगा, क्योंकि डेवलपर ये कह रहे होते हैं और टेस्टर ये कह रहे होते हैं कि जब तक हमारे पास कोड नहीं होगा हम क्या टेस्ट करें। तो जब तक टेस्टिंग नहीं हो सकती, जब तक क्वालिटी भी इंश्योर नहीं हो सकती। और जब तक हम कोड फेज पे जाएंगे, तो कोड फेज अगर हम काउंट करें तो हमारे पास सेकंड लास्ट या लास्ट का फेज है।
तो अगर वहां पे जाके हम क्वालिटी अश्योर करेंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, अगर एनालिसिस की या प्लानिंग की कोई मिस्टेक है और वो हम लास्ट में जाके आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो फिर वो सारी चीजें हमें दोबारा स्क्रैच से रिपीट करनी पड़ेंगी और उसको मेंटेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे एक टर्म हमारे पास यूज होती है कि क्यों ना जैसे ही हम कोई एक फेज कंप्लीट करें, लेट से प्लानिंग कंप्लीट हो गई लेकिन कोई कोड तो हमने नहीं लिखा, हम टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम एक रिव्यूज की एक्टिविटी कंडक्ट करें। रिव्यू क्या है? रिव्यू के भी फर्दर डिफरेंट टाइप्स हैं, वॉक थ्रूज भी होते हैं आपके पास, इंस्पेक्शन भी होती है। इंस्पेक्शन फॉर्मल है और वॉक थ्रू इनफॉर्मल है। क्लास एक काम ये किया करेंगे, जब आपका लेक्चर हो रहा हो तो एक पेन और एक पेपर साथ लेके बैठा करें, ताकि जो जो चीजें मैं बता रही हूँ उनको आप अपने पास नोट डाउन करते चले जाएं, क्योंकि वो सारी चीजें स्लाइड्स में तो है नहीं। तो जो मेन पॉइंट जो मैं अदर देन स्लाइड्स आपको बता रही हूँ, जो बैकग्राउंड नॉलेज दे रही हूँ, वो आप उसको लिस्ट डाउन करते जाए करें अपने पास पॉइंट्स बना के या नोट्स बना के। ठीक है। तो टेक्निकल रिव्यूज आपके पास क्या है? टेक्निकल रिव्यूज आपके पास डिफरेंट एक्टिविटीज जो ये इंश्योर कर रही हो कि आप जब एक फेज कंप्लीट हो जाए, लेट से प्लानिंग हो गई, अब आगे बढ़ने से पहले, एनालिसिस पे जाने से पहले, प्लानिंग में आपने जो जो काम किया है आप एक कमेटी बिठा दें जो ईच एंड एवरी जो भी आपने एक्शन परफॉर्म किया उसको क्या करें, इंस्पेक्ट करें, उसके आउटकम्स को, रिजल्ट सेट को आपस में बैठ के एक्सप्लेन करें, समझें, और अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो पहले उसको सॉल्व करें और फिर आगे बढ़े। तो इससे क्या होगा कि हम क्वालिटी भी इंश्योर कर रहे हैं। और ये टेक्निकल रिव्यू एक ऐसी एक्टिविटी है जो स्पेसिफिक टू एनी फेज नहीं है। जैसे ही एक फेज कंप्लीट किया, आप फेज कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट फेज स्टार्ट करने से पहले आप रिव्यू की एक एक्टिविटी कंडक्ट करते चले जाओ, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो उस फेज के प्रॉब्लम्स उसी फेज के अंदर रहते हुए आइडेंटिफाई हो जाएं और सॉल्व हो जाएं। क्योंकि अगर हम सॉफ्टवेयर में ये चीज डिटरमाइन कर रहे होते हैं कि अगर एक फेज का एरर उस फेज के अंदर हमने उसको सॉल्व नहीं किया, तो वो नेक्स्ट फेज पे जाएगा और उसका जो इम्पैक्ट होगा वो बहुत ज्यादा होगा। मींस अगर फ्लड से प्लानिंग का एक एरर है, अगर हमने उसको प्लानिंग के अंदर रहते ही सॉल्व कर लिया तो हो सकता है उसका जो एफर्ट है वो 3 हो, लेकिन अगर हमने उसको वहां सॉल्व नहीं किया तो वो आगे चला गया एनालिसिस में, उसको वहां भी सॉल्व नहीं किया, उसकी वजह से और बहुत सारी चीजें जो इंटरलिंक्ड है ना, उनमें भी प्रॉब्लम्स आएंगे। और फिर जब कोड लेवल पे जाके मैंने उसको ठीक किया तो हो सकता है उसको ठीक करने का एफर्ट 18 लग रहा हो, जो स्टार्ट में अगर जिसमें वो अकर हुआ था मैं ठीक करती तो 3 था। तो ये क्या है कि जो हमारे पास फैक्टर है वो बढ़ता चला जाएगा, जिसको हम कह रहे हैं रिपल इफेक्ट। एक चीज मल्टीप्लाई हो रही है और लीनियर बेसिस पे भी नहीं, एक्सपोनेंशियल बेसिस पे। जितना फेजेस टू फेजेस जो आपका एरर है वो आगे बढ़ता चला जाएगा, उसको ठीक करने के कॉस्ट और एफर्ट और ज्यादा इंक्रीज होते चले जाएंगे। सो बेटर है कि जैसे ही आपका एक फेज कंप्लीट हो, नेक्स्ट फेज स्टार्ट करने से पहले आप एक रिव्यू कर लें कि अब तक हमने जो काम किया है वो अप टू द मार्क है या नहीं है, और जब तक आप सेटिस्फाई हो जाए, जब तक आगे ना बढ़े, जो भी प्रॉब्लम्स है पहले उनको सॉल्व करें, सॉर्ट करें और फिर आगे बढ़े। मेजरमेंट, मेजरमेंट क्या होगी? डिफरेंट मेट्रिसेस यूज करना। मेट्रिसेस भी आप कभी भी यूज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर जब हम मेजरमेंट की बात कर रहे हो तो सॉफ्टवेयर को मेजर करने के लिए हम डिफरेंट मेट्रिसेस यूज करते हैं। मेट्रिसेस मींस डिफरेंट फार्मूला सेट्स या डिफरेंट लॉजिक। जैसे अगर रिलायबिलिटी के लिए मीन टाइम टू फेलियर, कितने टाइम बाद फेलियर हो रहा है, मीन टाइम बिटवीन फेलियर, अगर फेलियर अगर हो गया है तो उसको दोबारा अप होने में कितना टाइम लग रहा है, अवेलेबिलिटी, कितने टाइम अवेलेबल है। तो ये सारे वो मैट्रिसेस हैं, डिफरेंट मेजरमेंट पैरामीटर्स हैं जो हमें एक क्या दे रहा है, क्वांटिटेटिव मेजर दे रहा है, जो नंबर्स में हमें वैल्यू दे रहा है। तो ये मेजरमेंट के लिए मैट्रिसेस भी आप कभी भी किसी भी फेस में यूज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या है हमारे पास सॉफ्टवेयर की, कि जब हम सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर पे काम करते वक्त हमारे पास बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं जो कस्टमर चेंज कर रहे हैं। ठीक है, उसने कहा नहीं ये चीज मुझे अब ऐसे नहीं है, आप इसमें ये चीज भी ऐड कर दें, ये चीज भी ऐड कर दें। तो जो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इज दैट के जो सॉफ्टवेयर की इनिशियल रिक्वायरमेंट्स कस्टमर ने आपको सबसे पहले दी है, आप उसको एक डॉक्यूमेंट में लिस्ट डाउन कर दें और उसको आप नाम दे दें वर्जन 1। अब अगर कोई रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है या कोई नया फीचर कस्टमर ऐड ऑन करवाना चाह रहे हैं, तो उसको आप उसी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में ऐड करने के बजाय आप क्या करें, उसी की एक कॉपी बनाएं वर्जन 1.1, और उसमें जो चेंजेस हैं वो चेंजेस को आप वहां पे 1.1 में शो करें। इससे क्या होगा, आपके पास एक पूरी लॉग मेंटेन हो रही होगी कि इनिशियल रिक्वायरमेंट्स हमारे पास क्या थी
और वो थ्रू आउट अब तक डेट और टाइम के साथ आप उसको अपडेट करते चले जाओ। तो वो जो एक लॉग मेंटेन हो रही होगी जिसमें डिफरेंट वर्जन्स होंगे, ताकि जो जो रिक्वायरमेंट्स कस्टमर चेंज कर रहा है वो सारी की सारी एक लॉग की फॉर्म में आपके पास स्टोर हो रही हो। काम आप इस पे करेंगे हमेशा जो अपडेटेड वर्जन होगा। तो उससे क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इज दैट कि स्टार्ट से लेकर अब तक जितनी रिक्वायरमेंट्स में चेंज आया है वो सारी चेंजेस आपके पास कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट शो हो रहे होंगे, और आपके पास अपडेटेड डेटा भी होगा और पास्ट रिकॉर्ड भी होगा कि इनिशियल ये था और ये इतना इतना अब चेंज हो चुका है। ये काम भी आप कभी भी हर फेज में कर रहे होंगे, जरूरी नहीं है कि प्लानिंग में करें, कम्युनिकेशन में करें, कोड में करें। सो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट भी आप हर फेज में कर रहे होंगे, तभी ये क्या है, एक अम्ब्रेला एक्टिविटी है। रीयूजेबिलिटी मैनेजमेंट, रीयूजेबिलिटी मैनेजमेंट का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय रीयूजेबिलिटी? बेसिकली रीयूजेबिलिटी इज रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स। आपने एक काम किया, अब उसको आपने क्या किया, अपने पास प्रोजेक्ट डाटा की फॉर्म में सेव कर दिया। इस करंट प्रोजेक्ट के लिए तो वो प्रोजेक्ट डाटा है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आपको इस टाइप का काम चाहिए होगा तो आपके पास वो डाटा हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन में स्टोर होगा। तो आपको फायदा क्या होगा कि वही काम स्क्रैच से करने के बजाय जो सिमिलर कंपोनेंट्स हैं आप उनको हिस्टोरिकल डाटा से मैप करते हुए उनको यूज कर सकें। तो जो आपका टाइम को भी सेव करेगा, और रीयूजेबिलिटी मीन्स एक चीज पहले से बनी हुई है तो उसको दोबारा से करने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो नेक्स्ट पर्पज, जब नेक्स्ट टाइम आपको चाहे सेम प्रोजेक्ट या नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट में अगर उसकी कभी जरूरत हो तो आप उसको अपने पास डेटाबेस में स्टोर कर दें। इस करंट डाटा का वो प्रोजेक्ट डाटा होगा करंट प्रोजेक्ट का, और नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए फिर वो क्या होगा, हिस्टोरिकल डाटा। वर्क प्रोडक्ट प्रिपरेशन एंड प्रोडक्शन। ठीक है, हर फेज में क्या क्या चीजें हमने, हमारी ये कोशिश ये होती है कि जब तक हम एक, इट्स अ ट्रूथ कि जब तक कोड नहीं हो जाएगा, जब तक कोई चीज नहीं होगी, हमारे पास फिजिकली कोई चीज नहीं है जिसकी बेसिस पे हम टेस्टिंग कर सकें या क्वालिटी इंश्योर कर सकें, तो हम ये कहते हैं कि हर फेज के एंड में हम कुछ डॉक्यूमेंट्स या कोई एक वर्किंग प्रोडक्ट जरूर हो जो हर फेज के एंड में हम डेवलप करें, ताकि जिसको हम श्योर कर सकें, चेक कर सकें, क्वालिटी को आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, तो उसकी प्रोडक्शन एंड प्रिपरेशन भी हम हर फेज में करे होंगे। लेट्स से कम्युनिकेशन के बाद हमने कस्टमर से जो जो कम्युनिकेशन की उसको प्रॉपर लिस्ट डाउन करें। ठीक है, एक चार्टर साइन, प्रोजेक्ट का चार्टर बनाएं जिसको हमारा कस्टमर भी साइन करे, यूजर भी साइन करें कि हाँ जिसपे सारी पार्टी, जितनी भी पार्टीज हैं वो सब एग्री करें। तो उसकी प्रिपरेशन एंड प्रोडक्शन। फिर नेक्स्ट फेज में क्या, एनालिसिस फेज, उसमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स होंगी, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, उसमें क्या क्या चीजें ऐड करनी है। तो ये वो एक्टिविटी है जो आप हर फेज में कर रहे होंगे। दैट्स व्हाई ये किसके अंदर है, अम्ब्रेला एक्टिविटीज के अंदर हमने लिस्ट डाउन की है। अच्छा, ये कुछ मिथ्स हैं। कितना टाइम है हमारे पास अभी? पहले अटेंडेंस ले लेती हूँ मैं सेशन 1 की, फिर उसके बाद देखते हैं अगर मीटिंग में टाइम है तो ये मिथ्स कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि फिर जब ब्रेक के बाद हम वापस आए तो फिर प्रोसेस मॉडल से स्टार्ट करें। ठीक है, मैं नेम कॉल करूंगी आप लोगों का। ठीक है, और जिस स्टूडेंट का नेम कॉल करूं जो प्रेजेंट हो वो अपना नेम, अपनी स्टूडेंट आईडी जो है वो चैट पे सेंड कर दे। क्लियर है यहाँ तक क्या करना है? जिसका नेम कॉल करूं वही सेंड करे। ठीक है, मोहम्मद जैन, मोहम्मद जैन 7404। एब्सेंट है जैन? ओके। शुजा अहमद, शुजा अहमद। क्लास आवाज आ रही है? मुबशिर हुसैन, मुबशिर हुसैन। अफनान रऊफ, महबूब अहमद, हुसैन
हुसैन हक, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद फवाज फैसल, मोहम्मद फवाज फैसल, फवाद फैसल नहीं, फवाज फैसल। 8487 एब्सेंट है। मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद अब्दुल्ला एब्सेंट। मोहम्मद अब्दुल्ला आरिफ, मोहम्मद हसनुद्दीन, एब्सेंट। मैसम अब्बास, शहजाद हसन, शहजाद हसन, मोहम्मद अदनान अलीम, मोहम्मद अदनान अलीम, ओके। उबैद शौकत, मोहम्मद मुसाब अहमद, आसिफ अली भुट्टो, आसिफ अली भुट्टो, ओके। सैयद मोइज अली, सैयद मोइज अली, शायान अख्तर, सलाह कैन मुश्तबा, इकरा जीनत, इकरा जीनत एब्सेंट है। मोहम्मद मुनीब रियाज, हसन नवाज, हसन नवाज प्रेजेंट, ओके। सलाकीन की लाइफ, अच्छा इकरा। इसार अहमद, इसार अहमद, इसार अहमद प्रेजेंट है। रोशनी, इसरार अहमद, ओके। सबीउद्दीन, ओके। इफरा जाहिद, अब्दुल बारी, अब्दुल बारी, अब्दुल बारी एब्सेंट है। रवाहा, शेख जवाद अहमद, हसन यूसुफी, अहमद अली, मोहम्मद उस्मान, उसामा मारूफ, उसामा मारूफ, ओके।
आपका नाम उस फैजान फैजान आपका नाम कॉल किया था मैंने। हाफिजा समीन नजर आप लोगों के नेम लिस्ट में नहीं है, मेरे पास जो लिस्ट है। अपना नेम बता दो मुझे, स्टूडेंट आईडी के साथ में ऐड कर लूं। अब्दुल बारी प्रेजेंट है। और कौन प्रेजेंट है? हाफिजा समीन नजर। आईडी बताओ समीन। हाफिजा समीन नजर, मोहम्मद फैजान, 60660, 9422 मोहम्मद बिलाल। ओके बिलाल 9500, मोहम्मद बिलाल। ओके, एनीवन एल्स जिसका नेम कॉल नहीं हुआ?